नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुतिका झाड़े और हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं वात रोग के बारे में। क्या होता है वात रोग, आखिर क्या क्या लक्षण होते हैं उसके, कितनी गंभीर बीमारी है ये और कैसे इसका इलाज संभव है। और ये बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अतुल तिलरांधे, जो कि एमडी आयुर्वेदिक मेडिसिन है। डॉक्टर अतुल पिछले 15 वर्षों से शिवशंकर आयुर्वेदिक क्लिनिक में आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर सर। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए हमारी इस खास बातचीत को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर अतुल, अक्सर हम वात रोग के बारे में सुनते हैं, तो हमारा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि वात रोग दरअसल होता क्या है। देखिए, वात रोग जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ ऐसे 3 प्रकार के दोष बताए गए हैं। इन तीनों दोषों के विसिएशन से या प्रकोप से जो डिसीजेस बॉडी में बनते हैं उन्हें वात रोग, पित्त रोग और कफ रोग कहा जाता है। अब पर्टिकुलरली जब वात, जहाँ पर भी वात दोष का प्रकोप होगा या वात दोष के कारण कोई रोग तैयार होता है उसे हम वात रोग कहते हैं। अब वात रोग जनरली बहुत सारे प्रकार के हैं। आयुर्वेद में कम से कम 80 प्रकार के वात रोगों का वर्णन है। डॉक्टर, वही सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि कितने प्रकार होते हैं वात रोग के और कौन से होते हैं। जी, आयुर्वेद में वात रोगों के करीबन 80 प्रकार वर्णन किए गए हैं। उसमें फिर सारे प्रकार के जो वात रोग है उसी में इंक्लूसिव है, जिसमें प्रधान लक्षण में आपको पेन दिखेगा, दर्द दिखेगा या फिर शूल दिखेगा। ये उसका प्राइमरी लक्षण है। जहाँ पर भी शरीर में पेन दिखेगा समझ लीजिए वहाँ पर वात डेफिनेट है और वो वात रोग ही है। जी डॉक्टर, इसके सिम्टम्स हम समझना चाहेंगे कि अगर किसी को कौन से ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिससे कि वो पहचान सके कि हाँ ये वात रोग है। बॉडी में कहीं पे भी अगर आपको स्वेलिंग दिखाई देता है, पेन दिखाई देता है, स्किन के ऊपर या फिर जॉइंट्स के ऊपर स्पेशली डिस्कलरेशन या फिर चेंजेस इन द कलर या फिर अलग अलग प्रकार के वेन्स, चेंजेस इन द टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उससे कम या ज़्यादा, ठंडा या गर्म, ऐसा कुछ दिखाई देता है और वहाँ पे सीवियर पेन है। पर्टिकुलरली हम लोग जब बात करते हैं वात रोगों में तो लोग उसको आर्थराइटिस से कोरिलेट करते हैं। जी। तो वात रोगों में आर्थराइटिस जो है यानी संधिशूल या संधिगत वात या संधिवात, ये 80 प्रकार के वात रोगों में ही आता है। ओके, तो जनरली जो पब्लिक का कंसेप्शन है आयुर्वेद के बारे में कि वात रोगों के बारे में कि जनरली जॉइंट पेन या संधिवात यानी वात रोग ऐसा माना जाता है। तो प्रकारों में अगर हम जॉइंट आर्थराइटिस या जॉइंट से रिलेटेड वात की बात करेंगे तो आर्थराइटिस के कुछ मेजर एंड लीडिंग टाइप्स होते हैं, जिसमें संधिवात होता है जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। आम वात होता है जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। वात रक्त होता है जिसे हम गाउटी आर्थराइटिस कहते हैं। सो इस प्रकार के आर्थराइटिस, इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड में छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं उनमें अगर वात हो जाए या फिर उनमें अगर वो जो स्पाइनल कॉर्ड का कंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग जॉइंट से बना हुआ है और दोनों जॉइंट्स के बीच में, हर जॉइंट्स के बीच में एक छोटी सी गद्दी होती है, इसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। इस डिस्क के कारण उस जॉइंट की मूवमेंट और जिसके कारण वो जॉइंट अपनी बॉडी के वेट को झेल सकता है। तो अगर इस डिस्क के अंदर कोई खराबी आ जाती है, डिस्क आइदर वो सरक जाती है या प्रोट्रूड हो जाती है या पीछे चले जाती है, तो वहाँ के वात को प्रोलैप्स ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क या स्लिप डिस्क कॉमन लैंग्वेज में, या फिर हम लोग जिसे मज्जागत वात भी कहते हैं। तो इस प्रकार से वो भी एक प्रकार का वात ही होता है। छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, जैसे आपके हाथों के पैरों के छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं, उंगलियों के जॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे भी कई बार पेन होता है। तो ये भी जॉइंट्स है, यहाँ पे भी इस प्रकार का पेन भी यहाँ का वात रोग कहलाता है। ओके, तो इन डिफरेंट टाइप्स के वात रोग इन जॉइंट्स के जरिए आपको दिखाई देंगे। ये बात 80 प्रकार के वात रोगों में इंक्लूसिव है। तो ये वात रोग जनरली पब्लिक का कंसेप्शन है कि ये आपके वात रोग है। सर, आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में जिक्र किया, तो उसके क्या लक्षण होते हैं। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर हम बात करते हैं तो जॉइंट के, जैसे बड़े जॉइंट्स में जनरली होता है। दो जॉइंट, अगर हम जॉइंट यानी क्या होता है एग्जैक्टली कि 2 या 2 से अधिक बोन्स जहाँ पर आते हैं और जहाँ पे वो बोन्स अलग अलग काम करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसे हम जॉइंट कहते हैं। अगर उस जॉइंट की मूवमेंट या जॉइंट की
मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आता है या जॉइंट मूवमेंट करते समय पेन करता है, जी। बराबर, या फिर जॉइंट में डिसकलरेशन दिख रहा है आपको, जॉइंट की स्किन के ऊपर स्वेलिंग दिख रहा है आपको, या जॉइंट का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें कुछ आपको विकृति दिख रही है या विसंगति दिख रही है, जहाँ जॉइंट का जो नॉर्मल टेक्सचर है या नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो मूव हो गया है या जॉइंट टेढ़ा हो गया है, जी। तो उस प्रकार के बात को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। डॉक्टर, अगर सपोज कि मेरे घुटनों में वात रोग हो गया है तो क्या इसका परिणाम मेरे अदर बॉडी पार्ट्स पर भी पड़ सकता है? जी डेफिनेटली। वात रोग की हम जब बात करते हैं, स्पेशली जब घुटनों का वात रोग होता है, कि जैसे आप देखते हैं दीज आर दी जो घुटना है, नी जॉइंट है, वेट बेरिंग जॉइंट कहलाता है, बॉडी का पूरा वेट इसी जॉइंट पे आता है। जब आप चलोगे आपके दोनों घुटने सही सलामत चलने चाहिए, आपके बॉडी का पूरा वजन उसके ऊपर आ रहा है। इन केस अगर किसी भी घुटने में पेन हो रहा है या दर्द हो रहा है, उस समय चलते समय दूसरे घुटने के ऊपर प्रेशर जा जाए, ऑटोमेटिकली आपके दूसरे पैर के ऊपर प्रेशर आने से उस घुटने के ऊपर या उससे एसोसिएटेड जो भी मसल्स है उस पैर की, वो स्ट्रेस्ड आउट हो सकती है। तो एटलीस्ट ये पोस्चरल प्रॉब्लम भी आपको हो सकता है कि चलते समय आपके बाकी के मसल्स पेन कर सकते हैं, आपका पोस्चर बिगड़ सकता है। तो पोस्चर बिगड़ने के बाद पॉसिबिलिटी है कि अदर जॉइंट्स या अदर मसल्स ब्रेन में जाए या उनमें भी पेन हो। तो ये एक पॉसिबिलिटी है कि एक जॉइंट में अगर आपको वात रोग हुआ है या ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है आपके घुटनों में स्पेशली, तो डेफिनेटली दूसरे जॉइंट्स के ऊपर उसका असर पड़ सकता है। और डॉक्टर, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? हाँ, अब वात रोग का डायग्नोसिस करते समय जब पेशेंट क्लिनिकली डायग्नोस किया जाता है, जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस करते हैं, जिससे डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि पर्टिकुलरली उसको वात रोग हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे सबसे पहला तो बताएगा वो अपना, मुझे इस पर्टिकुलर जॉइंट में पेन हो रहा है, या फिर इस जॉइंट में स्वेलिंग है, या फिर जॉइंट मूवमेंट करते समय पेन होता है, पर्टिकुलर मूवमेंट में पेन होता है, इस प्रकार से वो बताएगा। तो डॉक्टर समझ लेंगे कि वो पर्टिकुलर जॉइंट में उसको प्रॉब्लम है। ओके, उसके बाद डायग्नोस्टिक टूल्स या तो फिर अलग अलग प्रकार की क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके डॉक्टर समझ लेंगे कि उसके जॉइंट में कितनी प्रॉब्लम है, कितनी विकृति या कितनी लीजन आ चुकी है, कितनी उसके स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटी है। उसके ऊपर एक्सरे, जो कि पुराना इन्वेस्टिगेशन है, सबसे पुराना इन्वेस्टिगेशन तो एक्सरे ही है। उसके बाद आजकल जैसे प्रोलैप्स ऑफ इंटरवर्टिबल डिस्क या स्लिप डिस्क में, जैसे लंबर वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा या थोरेसिक वर्टिब्रा, वर्टिबल कॉलम के वात रोग को जानने के लिए MRI टेक्निक्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक्स भी एडवांस टेक्निक्स में आ चुकी है। अलावा इसके CT स्कैन जैसी टेक्निक्स भी अवेलेबल है, एक्सरे मैंने आपको बता दिया है, और इमेजिंग टेक्निक्स है। इन इमेजिंग टेक्निक्स को के जरिए पर्टिकुलर निदान किया जाता है कि ये पर्टिकुलर किस टाइप का वात रोग है। इसके अलावा कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस भी रोमेटोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे C रिएक्टिव प्रोटीन, RA फैक्टर, या फिर आपका सीरम यूरिक एसिड या CBC, जिसमें ESR वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस है जो कि डायग्नोसिस के लिए बहुत मदद करती है। और पर्टिकुलरली वो सारी चीज़ें एनालाइज करके डॉक्टर डायग्नोसिस करेंगे कि वात रोग कैसा है, किस टाइप का। डॉक्टर अतुल, लेकिन अगर किसी को वात रोग होता है तो वो शुरुआती दौर पर काफी कंफ्यूज रहता है कि आखिर वो डॉक्टर के पास जाता है तो क्या वो वात रोग विशेषज्ञ के पास जाए या फिर किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाए? जी, अब ये दो टाइप के स्पेशलिस्ट यहाँ पर होते हैं, जो हम ऑर्थोपेडिशियन जिसको बोलते हैं, यानी अस्थि रोग तज्ञ, और दूसरे होते हैं रूमेटोलॉजिस्ट, यानी संधिगत वात रोग तज्ञ या वात रोग तज्ञ जिन्हें कहा जाता है। अब जहाँ पे फ्रैक्चर है या मूवमेंट्स में प्रॉब्लम है, कोई ट्रॉमा हुआ है, गिर गया पेशेंट, या फिर इस टाइप का कुछ उसको प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर, एक्सीडेंट हुआ है, या फिर किसी प्रकार की मूवमेंट में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले पेशेंट किसके पास जाएगा? डेफिनेटली वो जाएगा ऑर्थोपेडिशियन के पास। ऑर्थोपेडिशियन भी थोड़ा सा रूमेटोलॉजिस्ट होते ही है, वो भी उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं, और उनको अगर लगता है कि अपनी स्पेशलिटी का पेशेंट है तो वो ट्रीट करेंगे। और जब उनको लगता है कि यहाँ पे फ्रैक्चर है, इस टाइप की उनकी स्पेशलिटी का कोई काम नहीं है, तब वो डेफिनेटली पेशेंट को रूमेटोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं। तो अप्रोच करते समय आप जनरल फिजिशियन के पास भी जा सकते हैं, वो आपको गाइडलाइन दे सकते हैं कि कहाँ पे आपको एग्जैक्टली किस स्पेशलिटी में जाना है, या फिर सीधा आप आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास जा सकते हो। यहाँ से भी आपको ये पता चल जाएगा कि आपको एग्जैक्टली किस स्पेशलिस्ट के पास ट्रीटमेंट करना है। डॉक्टर, क्या हर जोड़ों के दर्द को वात रोग कहा जाएगा? बहुत सारे जोड़ों के दर्द वात रोग होते हैं।
ओके Okay. जैसे हम जोड़ों का दर्द यानी अर्थराइटिस, राइट, ऑस्टियोआर्थराइटिस जहाँ पे बोन्स आ गया, दैट्स इट। तो जोड़ों के दर्द यानी आयुर्वेद के हिसाब से वो 80 प्रकार के वात रोगों में आता ही आता है, तो आप उसको क्लिनिकली वात रोग ही कहेंगे, डेफिनेटली वात रोग कहेंगे। अब इट्स अप टू द डॉक्टर कि उसको डायग्नोसिस करे और उस प्रकार का वो ट्रीटमेंट करेंगे। डॉक्टर क्या ये बीमारी जेनेटिक होती है? वात रोग जेनेटिक हो सकते हैं, यानी अगर आपके फैमिली में वात रोगों का चलन आया है, आपकी दादी को है या फिर आपके मम्मी को रहा है या फिर आपको नाना या फिर आपके दादाजी को रहा है, तो कई बार पॉसिबिलिटी होती है, ऐसा कहा जाता है। आयुर्वेद में तो कम से कम ये लिखा हुआ है कि हाँ ये हो सकता है जेनेटिक, लेकिन ज़्यादातर ये लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर। पहले के लोगों को इतना अर्थराइटिस नहीं हुआ करता था क्योंकि उनका हेल्दी लाइफस्टाइल हुआ करता जी। था। आजकल के लोगों को ये अर्थराइटिस ज़्यादा दिखने में आ रहा है क्योंकि आजकल का जो लाइफ है वो काफ़ी हेस्टी है जी। और बहुत ही ज़्यादा भागादौड़ वाला है, जिसके कारण से जॉइंट्स हमेशा स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं और लोगों के पास बिल्कुल रेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है, जी। तो ये पॉसिबिलिटी है। डॉक्टर, वात रोग होने के आखिर क्या क्या कारण हो सकते हैं? वात रोग होने का सीधा कारण है लाइफस्टाइल से, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ही है वात रोग। देखिए, जॉइंट्स के ऊपर अगर स्ट्रेस पड़ता रहे, चाहे कोई भी जॉइंट हो, जैसे कंप्यूटर में वर्क करने वाले लोग जो सीधा सीधा कंटिन्यूअसली कंप्यूटर में देखते रहते, तो उनके स्पाइन में, स्पेशली सर्वाइकल स्पाइन में, गर्दन में प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पे जो जोड़ है वो स्ट्रेस आउट हो जाएंगे और इतना कंटिन्यूअस वो देखेंगे तो हो सकता है उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाएगा, यानी एक वात रोग तैयार हो गया। जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन है, फॉर एग्जांपल, ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है, उनके नीज के ऊपर प्रेशर आ रहा है, या कुछ लोग हैं जो कंपनी में कंटिन्यूअसली खड़े खड़े काम करते हैं, उनको बैठने का टाइम ही नहीं मिल पाता है, ऐसे लोगों को नी जॉइंट का अर्थराइटिस हो सकता है। अर्ली एज में ना हो, लेटर एज में हो सकता है। अर्ली एज में भी ये पॉसिबिलिटी है, उसके लिए दूसरी चीज़ें एसोसिएटेड उसके साथ मिल जाए तो हो सकता है। पुराने ज़माने की भी अगर हिस्ट्री खंगाल के देखेंगे तो वहाँ पे भी नी जॉइंट्स के अर्थराइटिस या अदर जॉइंट्स के अर्थराइटिस लोगों को पाए जाते थे, क्योंकि जैसे वॉरियर्स होते थे, वो घोड़ों पे इतने लंबा लंबा सफ़र करते थे, या फिर किसान लोग थे जो बैलमंडी पे और ऐसे क्या उबड़ खाबड़ रास्तों पे ट्रैवल करते थे, तो उनके जॉइंट्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर पड़ता था। लेकिन तब के लोगों का फिटनेस काफ़ी अच्छा हुआ करता था और फिजिकली फिट हुआ करते थे, उनका फिजिकल एक्सरसाइज भी अच्छा रहता था, एक्सरसाइज उनका काम ही इंक्लूसिव था, तो उनका फिटनेस अच्छा होने के कारण उनको वात रोग इतने नहीं होते थे। लेकिन बावजूद उसके वहाँ के लाइफस्टाइल में भी उनका वर्णन मिलता है कि उनको वात रोग हुआ करते थे। आज के लोगों में जैसे लेडीज़ है, कंटिन्यूसली वर्क कर रही है, कंटिन्यूसली खड़ी है और बार बार झुकना, बार बार उठना, ऐसी बहुत सारी उनकी मूवमेंट्स होती है। इसके साथ अगर वो वर्किंग लेडी है तो उनको फिर एडिशनल वर्क मिल जाता है, और ऑफिस में, घर में भी काम है और उनको बाहर की चीज़ें भी संभालनी है। ऐसी कंडीशन में उनके जॉइंट्स के ऊपर ट्रेमेंडस प्रेशर आता है, और अगर इसके बावजूद वो अपना फिटनेस मेंटेन नहीं करती है, एक्सरसाइज नहीं करती है, डाइट कंट्रोल ठीक से नहीं कर पाती है, और अपने आप को चार्ज एनर्जाइज नहीं करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट आउट नहीं करती है, तो लेटर एजेस में उनको वात रोग होने के चांसेस ज़्यादा है। लेडीज़ में ये होने के चांसेस ज़्यादा होने का एक और एडिशनल कॉज है कि हैविंग गॉट मैरिड, वो बाद में उनको जैसे बच्चे हो जाए, डिलीवरीज हो जाए, लेबर्स हो जाए, एक दो बच्चे हो जाए, उसके बाद उनके कैल्शियम का कंजम्पशन अगर प्रॉपर ड्यूरिंग डिलीवरी और पोस्टनेटल अगर नहीं रहा तो उस दरमियान भी उनको आर्थराइटिस होते हुए देखा गया। जी। डॉक्टर, अगर किसी को वात रोग की दिक्कत सामने आती है तो और वो डॉक्टर के पास जाता है तो उस पर किस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है? या अगर आप एलोपैथी डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो फिजियोथेरेपी एंड मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी इज अलाउड, लेकिन उसके अलावा पंचकर्म चिकित्सा भी की जा सकती है। बाहर से आपको लगाने के लिए तेल, मालिश, सेक, इस प्रकार की चीज़ें, और ओरल मेडिसिन आयुर्वेदिक फिजिशियंस जनरली देते हैं, जिससे वात रोग पूरी तरह ठीक हो जाता है और काफ़ी क्रॉनिक या पुराने वात रोग भी ठीक किए जाते हैं। डॉक्टर, लोगों में वात रोग को लेके काफी भ्रांतियां हैं कि जैसे इलाज काफी महंगा हो सकता है, या फिर कई लोग मन में डर बैठा के लेते हैं कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊं तो अगर मेरे घुटनों का दर्द है और मैं डॉक्टर के पास जाऊं तो वो सीधा मेरे नी रिप्लेसमेंट का ही मुझे एक ऑप्शन दे देंगे, या फिर इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो कई लोग इसे बहुत कैजुअली भी ले लेते हैं कि चलो थोड़ा सा दर्द है, देखा जाएगा आगे। और
ऐसे ये दो सिचुएशन में लोग डॉक्टर के पास जाना टालते हैं या इलाज करना थोड़ा दूर रखते हैं, तो ये किस हद तक गंभीर हो सकता है? बात रोगों को कभी भी कैजुअली नहीं लेना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, स्पेशली आर्थराइटिस को। आर्थराइटिस आगे जाके गंभीर इसलिए हो सकता है कि अगर वो स्ट्रेस्ड आउट जॉइंट के कारण हुआ है, या आप कहीं एक्सीडेंट हुआ है, आप गिर गए हैं, या कोई स्प्रेन पड़ गया था कभी, एंड लोगों के पास रेस्ट करने का टाइम नहीं। आज की ज़िंदगी काफ़ी भागा दौड़ वाली, काफ़ी कंपटीशन वाली। ऐसी कंडीशन में लोग ज़्यादा रेस्ट नहीं कर पाते और उनको दौड़ना पड़ता है अपने काम पे। ऐसी कंडीशन में वो जॉइंट हमेशा स्ट्रेस्ड आउट होते रहता है। अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लेता है, उसको जॉइंट को प्रॉपर टाइप ऑफ आर्थराइटिस में उसको ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, तो जॉइंट की लिगामेंट्स और लेटर ऑन वो जॉइंट और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है। इसलिए उस बात रोग को आप तो इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। अगर हुआ है आपको जो भी स्प्रेन या फिर जो भी जॉइंट पेन आपको नज़र आ रहा है, उसको तो आप पहले जाके एक जनरल फिजिशियन से भी आप कंसल्ट कर लेंगे तो आपको मैनेज कर लेंगे। अगर वहाँ से नहीं होता है तो फिर आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। अब ट्रीटमेंट कॉस्टली होता है। ट्रीटमेंट कॉस्टली तब होगा जब वो क्रॉनिक कंडीशन में जाएगा या फिर उसमें ज़्यादा ही विकृति होगी। ट्रीटमेंट का एक स्टैंडर्ड पैटर्न डिसाइडेड है। जनरली डॉक्टर कोई भी नहीं चाहता है कि वो पेशेंट लंबा खींचे, वो चाहता है कि अर्ली एंड अर्ली, जितना अर्लीस्ट हो पेशेंट ठीक हो जाए। तो पेशेंट के अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट खुद अगर अर्लीस्ट स्टेज में डॉक्टर के पास जाता है तो कॉस्ट इतनी नहीं रहेगी। इन्वेस्टिगेशन नहीं आएगा तो कॉस्ट भी नहीं आएगी। जी, तो क्या अगर शुरुआती दौर में इसका पता चल जाए कि हाँ मुझे वात रोग है, तो क्या दवाइयों से ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है? डेफिनेटली अर्लीस्ट स्टेज में तो दवाइयों से पूरी तरह ठीक हो ही जाना चाहिए। अगर क्रॉनिक स्टेज में जाता है तो बहुत समय ले सकता है, लंबे समय तक वात रोग चलते हुए देखेंगे। बिल्कुल सर, तो फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि खान पान का वात रोग से क्या संबंध है, उसका क्या असर पड़ता है, क्या प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, क्या कैसे हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, और सबसे जरूरी बात कि मॉडर्न लाइफस्टाइल से वात रोग का क्या संबंध है। कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। नागपुर के खबरों के गलियारों में हो रहा नया सवेरा, राजनीति के गलियारों की खींचातान हो या हो क्राइम जगत की कोई भी छोटी बड़ी घटना, बिजनेस की दुनिया का नफा नुकसान हो या फिर खेल जगत की जीत हार, हर खबर पर हमारी पैनी नजर। आम इंसान से लेकर खास तक की सबकी करते हम बात। सच का नया नाम, केसरी उजाला न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में, जहां आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अतुल तिलरांदे और हम बात कर रहे हैं वात रोग के बारे में। तो डॉक्टर अतुल, ब्रेक के पहले आपने जिक्र किया था कि महिलाओं में वात रोग की समस्या ज्यादा देखी जाती है, लेकिन कंपेयर टू द जेंट्स महिलाओं में ही ज्यादा क्यों देखी जाती है? महिलाओं में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी। उसके साथ साथ हार्मोनल चेंजेस उनमें पुरुषों के कंपेरिजन में डिफरेंट होते हैं। स्पेशली अगर उनको गायनिक सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स हो या हार्मोनल डिफरेंसेस हो या स्पेशली थायराइड का प्रॉब्लम हो, तो उसमें कैल्शियम मेटाबॉलिज्म थोड़ा गड़बड़ा जाता है। और अगर उसके ऊपर उनका कैल्शियम इनटेक अच्छा ना हो, अगर उनकी एक्सरसाइज अच्छी ना हो, फिटनेस अच्छा ना हो, लाइफस्टाइल अच्छा ना हो और खाने के तरीके अच्छे से ना हो, जंक फूड्स ज़्यादा खाती हो इनकेस, तो उनमें आर्थराइटिस के चांसेस होते हैं। और जहाँ मैरिड वीमेन की बात कर रहे हैं, तो मैरिड वीमेन में कैसा रहता है कि आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग डिलीवरी और पोस्ट नेटल अगर वो कैल्शियम इनटेक नहीं लेती है तो आगे की लाइफ में उनको आर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा उनकी लाइफस्टाइल को अगर हम देखते हैं, अगर नॉर्मल वर्किंग लेडी है, हाउसवाइफ है एंड अपना लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन करती है, तो उनको आर्थराइटिस के चांसेस कम हो जाते हैं, डिस्पाइट ये कॉज जो मैंने अभी बताया डिलीवरी वाला। लेकिन अगर वो वर्किंग लेडी है और वो हाउसवाइफ भी है और उसके ऊपर स्ट्रेस भी है, इस कंडीशन में उनके जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर आना ही आना है, जहां आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर अतुल, हम कहते हैं कि किसी भी बीमारी में फूड यानी खान पान सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वात रोग में क्या खाना अवॉइड करना चाहिए? जी जी। आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो सारा का सारा जो डिसीज़ है, अब चाहे वात हो, चाहे पित्त हो या चाहे कफ डिसीज़ हो, वो सारे के सारे तो खान पान से आते हैं। सारे रोगों का जो कारण है वो आपका स्टमक है। स्टमक के बजाय हम उसको एब्डोमेन बोलेंगे।
यानी जो जीआई सिस्टम है या अन्न व संस्थान है, जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सारे रोगों का कारण है। तो उसमें आप जो भी डालोगे बाहर से, जो भी आप खाओगे, उसका इफेक्ट डेफिनेटली आपके बॉडी के ऊपर पड़ेगा। अब जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल में जंक फूड है, फास्ट फूड है जी। कई लोगों के पास खाने का टाइम नहीं। बॉम्बे में आप देखते होंगे कि लोग सुबह फटाफट खाना खा के निकलते टिफिन लेके, या फिर चलते चलते वड़ा पाव खा लेते। आजकल की जनरेशन्स में भी देखिए आप, जंक फूड खाने का ज़्यादा होड़ लगी हुई है, बाहर का फूड ज़्यादा खाते हैं, पानी पूरी ज़्यादा खाते हैं। तो आप ये खा लोगे तो खाने के लिए आपके पास जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, जैसे विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, जो बैलेंस डाइट आपको मिलना चाहिए, अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो आपके जॉइंट्स का फिटनेस कैसे अच्छा होगा। जी। जैसे जैसे आप एजिंग हो गया, आपका जैसे एज आगे बढ़ेगा तो जॉइंट्स तो पुराने जल्दी हो जाएंगे। और आपकी लाइफस्टाइल अगर अच्छी नहीं है, स्ट्रेस्ड आउट है आप लोग, मेंटल स्ट्रेस भी आपके ऊपर, तो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगा। ये सीधी सी बात है। इसीलिए खाना आपका टेंटेटिवली अच्छा होना चाहिए, बैलेंस डाइट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। मराठी में कहावत है ना, ऊस गोड लगला हूँ खाऊ नहीं, यानी कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गई तो उसको बहुत ज़्यादा मत खाइए। बैलेंस डाइट शुड बी देयर। तो खान पान से रिलेटेड तो डेफिनेटली वात रोग होता ही है। अगर आप ठीक से खाना नहीं खा रहे, आप अगर प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, जंक फूड और बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे, तो आपका पेट बिगड़ेगा, आपको आपके जॉइंट्स को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, आपका एजिंग फास्ट होगा। इसके अलावा कुछ लोग ड्रिंक्स करते हैं, टोबैको स्मोकिंग है, टॉक्सिन्स बॉडी में डाल रहे हैं। सिंपल बात, आप जंक फूड खा रहे हो, कैन फूड खा रहे हो, बाहर का आपका फास्ट फूड खा रहे हो, यानी आप आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स डाल रहे हो। ऐसे भी हम लोग जो खा रहे हैं वो अपने को सल्फेट फॉस्फेट का ही मिल रहा है, यानी फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया हुआ खाना है। ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी में जितने ज़्यादा टॉक्सिन्स डिपॉजिट होंगे, फ्री रेडिकल्स बनेंगे, एजिंग बढ़ेगा, तो आपके जॉइंट्स जो है उनके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, लिगामेंट्स खराब होंगे और वात रोग डेफिनेटली बढ़ेगा। जी। तो सीधी सी बात है कि आपको आपका खाना डाइट शुड बी वेरी वेरी हेल्दी एंड बैलेंस्ड, तो वात रोग के चांसेस कम हो जाते हैं। डॉक्टर अतुल, जैसे आपने जिक्र किया था एक्सरसाइज के बारे में, और फिलहाल के दौर में जिमिंग एक का ट्रेंड सा हो गया है, तो वात रोग के चलते एक्सरसाइज करते वक्त या जिमिंग करते वक्त क्या क्या प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है? देखिए, दो टाइप की एक्सरसाइज होती है। एक अपनी इंडियन एक्सरसाइजेस है, जिसमें खासकर हम योगासन की बात करते हैं। जी। योगासन से आपका बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाता है, भले कट्स ना निकले लेकिन फ्लेक्सिबल बॉडी होती है। दूसरे टाइप का जो फैशन है, वेस्टर्न फैशन से आया हुआ है, वो जिमिंग हो गया। कोई बुरी बात नहीं है जिमिंग करना, आप जिमिंग करो, आपकी इस अर्ली एज में आप जिमिंग करो, आप पर्टिकुलर प्रॉपर डाइट लो और जिमिंग करो। लेकिन इस बात का जिम करने वाले लोग ध्यान दें कि आपके जॉइंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर ना है, कट्स निकालने के चक्कर में ये ना हो कि आपके जॉइंट्स स्ट्रेस्ड आउट हो जाए। ऐसी कंडीशन में अभी तो नहीं होगा, लेकिन लेटर एज में, एजिंग के बाद आपको वात रोग होने की, आर्थराइटिस होने की खासकर संभावना ज़्यादा होती है। तो एक्सरसाइज करने वालों को हेल्दी एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज इज टू मेंटेन योर लाइफस्टाइल, टू मेंटेन योर बॉडी फिट एज लॉन्गर एज पॉसिबल, नॉट टू पुट योर बॉडी इन अ शेप फॉर अ शॉर्टर टाइम। बाद में जाके जैसे जिम छोड़ दिया तो लोग फैलना शुरू हो जाते, या फिर जैसे लेटर एजेस में इन लोगों को प्रॉब्लम होती। स्पोर्ट्स पर्सन के मामले में भी है, जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, और स्पोर्ट्स में क्या होता है, अर्लियर उनको वार्म अप दिया जाता है, उनकी बॉडी को तैयार किया जाता है उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए, फिट रहता है। और वहाँ पे भी अगर स्ट्रेस आउट होते, जैसे आप क्रिकेटर्स देखो, फुटबॉलियंस देखो, उनके जॉइंट्स कई बार इंजरी हो जाती है और सर्जरी हो जाती है, आपने देखा होगा ही। तो बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो उनके जॉइंट के ऊपर पड़ जाता है या फिर उनके बॉडी के ऊपर पड़ जाता है, जिस कारण से उनको इंजुरीज हो जाती है। तो स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर आपके एक्सरसाइज करने वाले लोग हो, वो अपनी फिजिकल कंडीशन के हिसाब से ही वर्कआउट करे या एक्सरसाइज करे। आपकी वर्कआउट या एक्सरसाइज आपकी बॉडी को फिट बनाने के लिए, आगे जाके उसके कॉम्प्लिकेशन से अनफिट होने के लिए नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपको एक्सरसाइज या जिम नहीं करना है, आप कीजिए, लेकिन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और अपने कोच के गाइडलाइन के हिसाब से कीजिए। डॉक्टर, दरअसल ये कहा जाता है कि बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है, या प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या प्रिकॉशन लेना जरूरी है जिससे हम खुद को वात रोग होने से प्रिवेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, प्रिकॉशन के तौर पे आपको तो आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफाइड कर देनी चाहिए। आपको रोज एक्सरसाइज करना ही है। अगर आप वर्किंग है, लेडीज हो या जेंट्स हो, सुबह से लेकर शाम तक अगर आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो काम के पीछे, जिसकी भी काइंड का आप काम करते हो, चाहे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, चाहे आप
जिम में काम कर रहे हो, चाहे आप फिर स्टूडियो में काम कर रहे हो, जो भी टाइप का आप लाइफस्टाइल हो, कुछ लोगों का सिटिंग जॉब है, कुछ लोगों का स्टैंडिंग जॉब है, जिस भी काइंड का आपके बॉडी के ऊपर स्ट्रेस पड़ने वाला है, आपको उस काइंड की एक्सरसाइजेस करके अपनी बॉडी को फिट रखना चाहिए। प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, कम से कम 3 या 4 बार 4 आवरली 6 आवरली आपको खाना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट के तौर पे खाना चाहिए। न्यूट्रिशंस प्रॉपर आने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल, सॉल्ट्स, सारी चीज़ें आपकी बॉडी में आनी चाहिए, जिससे कि आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर होता रहे। टॉक्सिन्स आपको अवॉइड करनी चाहिए खाने के मामले में खासकर, और अगर आपके बॉडी में जो भी नेचुरल डाइट भी जा रहा है तो भी टॉक्सिन तैयार होते हैं, उनको बॉडी से निकालते रहना चाहिए। जैसे यूरिक एसिड डिपॉजिट होने से गाउटी आर्थराइटिस होता है, वात रक्त। यूरिक एसिड क्यों डिपॉजिट होता है बॉडी में? यूरिक एसिड इज ओनली एक्सक्रीटेड बाय यूरिन। अगर आप फिर कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों को टाइम ही नहीं मिलता पानी पीने के लिए भी नहीं और वॉशरूम जाने के लिए भी नहीं, कंटिन्यूस वर्क करना पड़ता है, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो गया। ऐसे व्यक्तियों को बीच बीच में पानी पीते रहना चाहिए, वॉशरूम जाते रहना चाहिए, जिससे उनकी बॉडी के अंदर का यूरिक एसिड ड्रेन आउट हो जाएगा, तो डिपॉजिट नहीं होगा तो वात रोग नहीं होगा। सो प्रिवेंशन के तौर पे लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया जाए, एक्सरसाइज को ठीक से किया जाए, खाना बिल्कुल बैलेंस्ड खाया जाए, और जैसे ये टॉक्सिन्स बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए जो मैंने अभी बताया, सफिशिएंट इनटेक ऑफ वाटर, रादर मोर इनटेक ऑफ वाटर आपको करना चाहिए, जिससे प्रिवेंशन ऑफ वात रोग डेफिनेट हो जाए। डॉक्टर, जैसे कि पहले वयस्कों में ये समस्या ज़्यादा दिखाई देती थी या फिर बढ़ते एज के साथ ये समस्या उभर कर आती थी, लेकिन फिलहाल के दौर में युवाओं में भी ये समस्या ज़्यादा उभर कर सामने आ रही है। तो ये जो सिनारियो बदल रहा है, क्या इसका संबंध मॉडर्न लाइफस्टाइल से है? मॉडर्न लाइफस्टाइल के कारण ही ये सब हो रहा है। सॉरी, पहले क्या होता था कि लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड हुआ करती थी, एजिंग हो जाता था, उसके बाद ही जॉइंट्स पुराने हो जाते थे, घिस जाते थे, या जॉइंट्स का जो टेक्सचर है वो बिगड़ जाता था, जॉइंट्स का जो स्ट्रक्चर है सॉरी वो बिगड़ जाता था, जिसके कारण से वात रोग होते थे। अभी कैसा हो रहा है कि अर्लियर एज में मैंने जैसे बताया आपको कि मॉडर्न जो लाइफस्टाइल है उसके अलावा खाने पीने के जो तरीके लोगों के वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए, नेचुरल नहीं रहे हैं। कई बार हम लोग पानी खड़े खड़े पी लेते, जबकि पानी बैठ के पीना चाहिए। खाना खड़े खड़े खा लेते। आप किसी भी पार्टी में जाओ, किसी भी शादी में जाओ, किसी भी ओकेजन में जाओ, आपको खाना हमेशा बफे स्टाइल में खाने को, खड़े खड़े खाना में खाने। पुरानी दिन याद कीजिए, 20 साल पहले वगैरह लोग बैठ के खाते थे, बराबर। तो खाने का वो तरीका है, सिटिंग इज द बेटर पोजिशन फॉर ईटिंग। ओके, इस टाइप के लाइफस्टाइल चेंजेस होने के कारण, और अब मॉडर्न जनरेशन में क्या हो रहा है कि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं जा रहा है, न्यूट्रिशन की नॉलेज ही नहीं लोगों को। प्रॉपर न्यूट्रिशन क्या होता है, खाने का टाइमिंग क्या होता है, वो सब किसी को मालूम नहीं। टाइमिंग खाने के कैसे रहते हैं, जैसे उनका वर्किंग है, वर्किंग में जहां समय मिल गया वहां खा लिया। अब वर्किंग में समय मिलेगा तो वो खाना खाएगा, नहीं तो वो खाना स्किप करते जाएगा। कई लोग तो 2 बार ही खा लेते, एक बार अर्ली खाते, एक बार लेट खाते। ऐसी कंडीशन में न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिलेगा, टॉक्सिन्स अंदर लेते रहेंगे, टॉक्सिन्स बाहर नहीं जाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिटनेस नहीं रहेगा, नींद ठीक से नहीं होगी। ये सारे कारण आपके बॉडी के जो जॉइंट्स है या आपके बॉडी के सारे सेल्स एजिंग में चले जाएंगे, फ्री रेडिकल्स तैयार हो जाएंगे, बॉडी एजिंग में जाएगी। बॉडी एजिंग होगी तो ऑटोमेटिकली जॉइंट्स का भी एजिंग होगा और आर्थराइटिस मिलेगा। सो दैट इज हाउ वी हैव टू प्रिवेंट दी वात रोग। वात रोग को प्रिवेंट करने के लिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अर्ली, जैसे पुरानी पीढ़ी की बात नहीं, अभी नई पीढ़ी में आर्थराइटिस होने के कारण यही है, ये मेजर कारण है। डॉक्टर, वात रोग का इम्यून सिस्टम से क्या संबंध है? देखो, इम्यून सिस्टम अगर हम बात करते हैं, इम्यूनिटी क्या होता है, रोग प्रतिकारक क्षमता, यानी शरीर को बाहर से कोई भी डिसीज छू ना पाए, बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन रखा। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है बॉडी के इंटरनल एटमॉस्फेयर को प्रॉपर मेंटेन रखना। ये बॉडी के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है। अब बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन रहेगा यानी बॉडी की इम्यूनिटी बनी रहेगी। बॉडी के अंदर हजारों प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि बॉडी को हमेशा फिट रखते हैं, बराबर। अब जिस आदमी का ये इंटरनल मैकेनिज्म स्ट्रांग है या उसने स्ट्रांग मेंटेन किया है, 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक अक्वायर्ड और दूसरी नेचुरल। कुछ लोगों को नेचुरली मिला है, विरासत में मिलता है अपने मम्मी पापा से। ओके, तो अगर नेचुरल बिल्ट उसकी अच्छी है तो उसको आर्थराइटिस होने के चांसेस या फिर किसी भी प्रकार के डिसीज होने के चांसेस कम। और कुछ लोगों की नेचुरल बिल्ट अच्छी भी नहीं, लेकिन वो अक्वायर कर लेते, अपने फिटनेस को बना लेते, तो भी उन लोगों को किसी भी प्रकार का डिसीज या आर्थराइटिस होने के चांसेस कम हो जाते हैं।
सो इम्यूनिटी, चाहे कोई भी डिसीज आपके बॉडी में हो, उसको अवॉइड करने का काम करती है। तो इम्यूनिटी को मेंटेन करेंगे तो आपके जॉइंट्स, चाहे आप जितना भी स्ट्रेस डाल दो, वो सारे स्ट्रेस को सह के भी आपको वात रोगों से दूर रखेंगे। तो इम्यूनिटी को तो आपको मेंटेन करना है। और अभी के टाइम में, आप कोरोना के काल में अगर हम बात करते हैं, तो इम्यूनिटी को बहुत लोगों ने जानना शुरू कर दिया है, अवेयरनेस बहुत बढ़ गया इम्यूनिटी के बारे में। तो उस पर मैं 2 सेंटेंस ये बोलना चाहता हूँ कि आप जनरलाइज इम्यूनिटी को बिल्कुल बढ़ाइए। स्पेसिफिक इम्यूनिटी, हम कोरोना के लिए हमको वैक्सीन मिलेगा तो आएगी, लेकिन कोरोना के तरीके से और सारे वायरसेस और सारे डिसऑर्डर्स नए आ भी सकते हैं। इसलिए अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप कीजिए, जिसके कारण वातों की क्या चाहे बाकी और भी डिसीजेस आपको ना होने पाए, प्रिवेंशन होता रहे। जी बिल्कुल। डॉक्टर अतुल, अब हम चर्चा के अंत में पहुंच चुके हैं और चर्चा के अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मैसेज वात रोगों के संबंध में एक ही है कि वात रोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बनते जा रहे हैं। आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट होते जा रही है, जॉइंट्स आपके स्ट्रेस्ड आउट होते जा रहे हैं, जिसके कारण एजिंग की प्रोसेस में लेटर 40s के बाद 50s के बाद जॉइंट और आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, उनको प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आपको ये चीज़ें होने से पहले प्रिवेंट करना बेटर है। इसलिए आपकी इम्यूनिटी को आपको बढ़ाना है, एक्सरसाइजेस आपको करनी है, लाइफस्टाइल को मॉडिफाइड करना है, डाइट प्रॉपर लेना है, नींद प्रॉपर लेनी है, अपनी तरफ ध्यान देना है, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है, जिसके कारण आगे चल के वात रोगों से आप बचे रहे। अगर होते भी है अर्लीस्ट स्टेज में, तो उसको इग्नोर ना करते हुए डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट लिया जाए। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वात रोगों में बेस्ट माना जाता है। तो आप हो तो आयुर्वेदिक फिजिशियन को कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतुल तिलरांधे आपका कि आप हमारे शो में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी। तो डॉक्टर अतुल तिलरांधे ने आपको जो भी सिम्टम्स बताए हैं, अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं या कहीं भी आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे वात रोग है, तो वक्त जाया ना करिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए ताकि वक्त रहते आपका इलाज संभव हो सके। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में फिलहाल के लिए इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए केसरी उजाला न्यूज, सच का नया नाम। नमस्कार।